हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो क्लास शुरू करने से पहले एक और टॉपिक पे बात की जाए, और वो बहुत खुशी की बात है, मतलब खुशी का माहौल आज। क्या कि जो पाकिस्तान है और इंडिया का जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान की हालत ख़राब है। मतलब इसके स्टेडियम वगैरह पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह पे जो है अपने मिसाइल्स, मतलब ड्रोन डाले जा रहे हैं। ड्रोन डाल रहे हैं, ड्रोन इसराइल से लिए हुए हैं इंडिया के, और ये ड्रोन डाले जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो है हालत बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मतलब पूरा देश आतंकवादियों से भरा है। मतलब वहाँ की मंडियों में गोलियां बिकती हैं, ये हालत है। तो सही है, ये पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है बढ़िया है। मतलब ये ख़त्म होना चाहिए पूरा। मैं तो कहूँ कल सुबह उठे पाकिस्तान पूरा साफ मिले, पूरी इतनी बड़ी जो ज़मीन जैसे है ना, जितनी पाकिस्तान का ये नक्शा जो है, ये पूरा साफ, ख़त्म, बिल्कुल खेल ख़त्म कर दो पाकिस्तान का। तो चलो आज की क्लास की बात करते हैं। देखो ये क्लास जो है, ये क्या है कि इसमें मैं जो PYQ है और जो मॉक हैं ये क्लियर कराऊंगा, और ये मैथ के, ठीक है। PYQ मॉक होंगे, मैथ के होंगे, और अभी हम शुरू कर रहे हैं NTPC से। तो NTPC के ये मॉक हैं, ये कोई मतलब PYQ नहीं है। NTPC का जो सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे ना, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। ये शायद यहाँ पे, एक सेकंड कंटिन्यू। तो ये देखो, ये है RRB का, ये है, ठीक है, मॉक टेस्ट है यहाँ पे RRB के। और इसमें RRB NTPC, और यहाँ पे जाएंगे तो ये सेक्शनल टेस्ट हैं, RRB के सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ मैथ के। और मैथ में ये पहला टेस्ट है जिसको मैंने मतलब बस ये अटैम्प्ट नहीं किया, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर पहला आ जाएगा, अब ये आ गया, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हो गया। तो अपन ये मॉक, मतलब मैं ये करा रहा हूँ NTPC का मॉक, और आज ये मॉक फर्स्ट है। और होगा क्या है कि देखो, मेन बात क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट तरीके से, कि आपका जो डाउट है ना, जो क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन देख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में कैसे करना है। और साथ में कैलकुलेशन पे काम करेंगे, जो मतलब बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं ना, कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। देखो, अब मैं, मतलब देखो आप मॉक दे रहे हो तो मतलब आपको बेसिक तो आता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कि एक चीज़ बेसिक नहीं, हम बात करेंगे जहाँ जरूरत होगी वहाँ बेसिक की, बाकी एग्जाम अप्रोच की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है तो आपकी ये रफ सीट है, देखो ये वाली जो है ना, ये रफ सीट है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रफ में करना कैसे है, ठीक है। तो देखो रफ सीट है, अब हम यहाँ पे पेपर सोल्व कर रहे हैं। आप ये कि आप एग्जाम दे रहे हैं, पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो जैसे ये 3 से 1/3, तो डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे, 3 3 और 1 10/3, ठीक है, 10/3। उसके बाद डिवाइड है, तो हमेशा ऐसे में डिवाइड को भाग में कन्वर्ट करना है, और आगे वाली संख्या को इनवर्स लिख देते हैं। तो 7 6 42 और 3 45, 45/7 को लिख दो 7/45। फिर गुणा, गुणा में 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। फिर गुणा में 7 4 7 21 और 1 22/7, ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट। 7 से 7 गया, और जब एग्जाम में काटो ना तो ऐसे काटा करो, 7 7 गायब, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 3 से 3 गायब, ठीक है। अब क्या, ये 2 से ये गया 10 5 बार, और 5 से ये जाएगा 9 बार, ठीक है। तो ये क्या, ये बचा 22/9, ठीक है। ऐसे सिंगल लाइन से मत काटा करो, उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कटा है नहीं कटा, ऐसे बिल्कुल गायब कर दिया करो मेरी तरह, कि अब ये अक्षर बचा ही नहीं। तो ये 22/9, और बराबर में दे रखा है P⁻1/2। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट काम करेगा, कि जो P⁻1/2 दे रखी है ना, हमको मान चाहिए P का, इसमें P की वैल्यू पूछी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ भी इसका स्क्वायर करेंगे। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और वैल्यू किसकी आ जाएगी, P की। तो स्क्वायर करेंगे तो 22 की पावर 484, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। आंसर आ गया, हो गया। अब पता नहीं बाकी लोगों ने क्यों निकाल रखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, तो क्लास शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी पूरा करने की। देखो 3 वर्षों के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 साल के लिए 8500 रुपये हैं। तो मतलब आपके पैसे कितने हो गए, 8500 रुपये, और टाइम कितना हो गया, 3 साल। और साधारण ब्याज जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2040। तो इसने रेट पूछी है, तो 2040 3 साल के लिए ब्याज मिला है, हमको 1 साल का ब्याज निकालना है। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 6 18 2 8 24,
और ये 0, ठीक है। ऐसे करना है आपको, डायरेक्ट मतलब भाग देना है ना, तो ऐसे, ये नहीं कि आप इसको यहाँ से काट रहे हैं, फिर यहाँ लिख रहे हैं 3 छंग 18, 2 यहाँ फिर 2 लिखा, कि 3 सत्तों कितना, 24 ऐसे काउंट करें, ऐसे नहीं। 680 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको अब निकालनी रेट, तो 680 और ये डिवाइड बाई 8500 है, ठीक है। 8500 गुणा 100, हम रेट ऐसे निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये ठीक है, खत्म हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन काम आएगी। 5 से डिवाइड करना है, 17 पंजे 85, और 5 इसको पूरे को मत काटो, जहाँ भी कभी जीरो हो ना, जीरो को 5 से काटा करो, जीरो का मतलब होता है 10, ठीक है। मैं 680 लिखूँ या इसको 68 गुणा 10 लिखूँ, बात तो एक ही है। तो मैंने 680 को यहाँ 68 और यहाँ 10 लिख लिया, 5 से काटूंगा तो ये आ गया 10 बार। अब 17 से इसको काट दो, 17 चौका 68 और 4 दूनी 8%। बताओ हुआ या नहीं हुआ? आसान ये करना। कितना आ गया आंसर? 8%। ये है कैलकुलेशन जो आपको आनी चाहिए, ये अप्रोच आनी चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा कि आप 5 से 680 को नहीं काटना। पता लगा 680 भाग दे रहा है, 5 है कमा 5, फिर बच रहा है 5 या 15 कर रहे हैं, फिर उसको 17 से काटेंगे नहीं, जीरो को काटो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। वापस कोई ब्लैक पेन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में कमी हुई, दूसरे वर्ष में फिर 5% की कमी होगी। इसने पूछे शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ सक्सेसिव लग रहा है, सक्सेसिव में सेम सेम है तो 5 5 तो खत्म हो ही जाएगा, और जब इसको गुणा करेंगे तो 5 में 25 और नीचे 100 होता है, तो 0.25 एग्जाम में करना है, तो आपको पता लगा कि -0.25 करना है, मेरे को -0.25% करना है। अब ये एग्जाम अप्रोच है। अब ऐसे नहीं करना कि आपको फिर यहाँ +5 लिख रहे हैं, फिर -5 लिख रहे हैं, फिर इसमें लिख रहे हैं कि ये गुणा होगा +5 गुणा -5 और डिवाइड बाई 100, नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका आ गया 0.25%। अब इसमें से 66,000 में से आपको 0.25% कम करना है। अब देखना, ये हो तो वैसे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ करना कैसे है। 0.25%, और परसेंट होता है नीचे 2 जीरो आती है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे तो ये खत्म, ठीक है। और ये वाली जो जीरो है, इससे ये चला जाएगा, 25 से 25, 5 दूनी 10, 2 से ये आ गया कितना, 33। और 33 से अब जब इसको गुणा करेंगे, 33 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा, देखो 30 पंजू 150 और 5 दिया 15। देखो पहले 30 से गुणा करोगे तो 150 और 5 दिया 15, तो 165 ऐसे करना है। अब जब 66,000 में से आप 165, देखो ये माइनस था ना, 66,000 में से 165 माइनस करोगे तो आंसर यहाँ दे रखा है 65,835। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु का इन्होंने आयतन पूछा है, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आयतन निकालना हो या फिर आपका एरिया निकालना हो, और मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसमें मतलब सबसे पहले क्या, पाई चेक करना है। पाई, जो पाई होता है कितना होता है, अपना होता है 22/7, तो अपने को 11 का मल्टीपल चेक करना है सबसे पहले कि 11 के कितने मल्टीपल। अब देखो 154 है, 11 का मल्टीपल है, 116 नहीं है, 144 नहीं है, 168 नहीं है, तो आंसर 154 सेंटीमीटर बस। किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हो गया, मैंने इसमें कोई फॉर्मूला लगाया नहीं। जब भी किसी का आयतन निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो मेंसुरेशन में सब फॉर्मूले में पाई आता है। पाई का मतलब होता है 22/7, ये दो नीचे मल्टीपल में 2 आ सकता है तो बचेगा 11 ऊपर, तो 11 तो कटने कटने से रहा, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। तो अगर 11 का मल्टीपल 154 आता है, यही आंसर हो गया। एग्जाम में इस तरीके से ही करना है, सबसे पहले मल्टीपल चेक करना है। अब एक सोल्व करते हैं, तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये 22/7 और 3 हमने लिख ही लिया। आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है इसने 3.5 गुणा 3.5, और हाइट दे रखी है 12, ठीक है। तो ये हमको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 7.5, 35 को काटेंगे तो ये, और ये 3 चौक 12, ठीक है। अब 5 चौक 20, तो ये बचेगा 2, और 3.5 गुणा 2 7, और 22 गुणा 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी कैलकुलेशन पूरी करने के बाद आंसर आ गए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि हमको पाई चेक करना है 11 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सुमित जो है 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 29,700 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपये अर्जित करता है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। उसका दोस्त अनिल समान ब्याज दर पर, परंतु ये है सीआई से वार चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये का 500 का निवेश करता है। इसने पूछा है ब्याज के रूप में कितना अर्जित करेगा। देखो, तो इसने कहा है कि सेम रेट पर तो हमको सबसे पहले रेट निकालनी पड़ेगी। तो जो सुमित है, सुमित की बात करते हैं। सुमित ने पहले कितने रुपए, मतलब 29,700 रुपये पर 10,692 3 साल का, 10,692 3 साल के लिए इसने लिए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले 1 साल का निकालो। तो 3 3 9, 3 5 15। देखो, दिमाग में करना है। 3 3 9 हासिल एक बचेगी 16, तो डायरेक्ट भाग दो 15। फिर एक हासिल बच जाएगी तो 3 6 18। फिर एक हासिल बच जाएगी तो ये ब्याज आ गया 35 64। ये कितने पे? 29,700 पे। ठीक है। अब हमको निकालनी है रेट। ठीक है। अब कैलकुलेशन से कभी भी डरना नहीं। ऐसे कैलकुलेशन हो जाए डरो मत, ये मतलब देखने में लगती है। देखो, 297 से 356 है, भाग दोगे एक बार जाएगा। अब ऐसे में ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 35 64, यहाँ 297, फिर उसको सोल्व करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। ठीक है। देखो, 297 से भाग दोगे, यहाँ लिखो नीचे, ऊपर कभी मत लिखना, यहाँ नीचे लिखो अलग से, एक बार जाएगा। अब बचेगा कितना? तो 356 में 297, ये माइनस करना है। देखो, 97 और 3 300, यहाँ 56 59, कितना बचा? 59। और ये वाला 4 आ गया 594 में देना है, 297 का भाग, सीधे सीधा 2 बार जा रहा है, तो ये आ गया 12। आ गया। तो रेट कितनी आ गई? 12% आ गई आपकी डायरेक्ट। अब इसने कहा है उसका दोस्त अनिल समान ब्याज दर पर परंतु वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, अब देखो 12% है और ये सीआई के करता है, और 12,500 का इन्वेस्ट करता है। अब 12,500 पे आपको ये निकालना है कितना आएगा। देखो, 12% से सीआई का सक्सेसिव निकालेंगे, तो 12 12 24, फिर 12 का स्क्वायर 144, तो वो कितना हो गया? 144, वो 1.44 हो जाता है, और 24 और 1.44 हो गया 25.44%। ठीक है। अब हमको इसका 25.44% निकालना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कैलकुलेशन की बात, कि हाँ लगभग कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो जब हम इसका 25% निकाल लेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4। कितना? 1/4। तो 12,500 का 1/4 कितना होगा? मतलब इसका, इसमें 4 का भाग देते हैं सीधा सीधा, तो 4 तिया 12, और 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 2 बचेगा 3125। अब 3125 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3125 से थोड़ा सा ज़्यादा निकालना है, तो एक ऑप्शन दिख रहा है 3150, 3180 और 3200। अब यहाँ एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा हमको? इसके 0.44 की गुणा और करनी होगी। किसमें? 12,500 में। तो जब इसकी 44 की गुणा करेंगे, तो देखो 0 से 0 ये तो हो ही जाएगा। अब हमको 44 की गुणा और करनी है, तो 125 चौका होता है 500। ठीक है। अब देखो यहाँ डायरेक्ट कर लेना, 125 चौका 500, और फिर वापस से 500 लिखना है, तो 0 0 5 और 5, 3155 में जब हम 55 और जोड़ेंगे, नीचे 100 है तो 0 0 कट जाएगी, तो यहाँ 5 और जोड़ना है, 5 5 10, 5 7 और 1 8, और 3180। ये आ गया इसका आंसर। तो ये है इसका कैलकुलेशन करने का तरीका, कि आपको 25.44 है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। देखो, हमने इसमें कोई तुक्का नहीं मारा, एक सेकेंड, कोई तुक्का नहीं मारा, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकाली 3180, ये एग्जैक्ट वैल्यू। और उस एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका है ये, कि वो कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ 0.44 था, हम 0.44 से गुणा कर रहे थे, तो 0.44 ही करेंगे, तो ये 0 2 है, ये खत्म हो जाएंगी, बचता कितना है? 55। और ये 55 इसमें जोड़ दिया 3125 में, तो एग्जैक्ट वैल्यू 3180 आ गई। कोई तुक्का नहीं, कुछ नहीं। ये है कैलकुलेशन के मेथड की, कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, पहले 25 से गुणा कर लिया और फिर बाद में किया 0.44 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, एक सेकंड। ब्लैक इसलिए, ब्लैक इजी रहता है समझने करने में देखने में, इसलिए ब्लैक। ए और बी की आय जो है 5:7 के अनुपात में है। ए और बी की आय ये 5:7 है, और उनके व्यय जो है 1:1 है। ये इनकी इनकम हो गई, और ये एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया जो 1:1 के अनुपात में है। यदि ए जो है 2,000 रुपये बचाता है और बी 4,000 रुपये बचाता है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने ए की पूछी है, तो बी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। जिनकी ए कितने बचा रहा है? 2,000 बचा रहा है, तो 5 इनकम है और 1 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 2,000 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 500। और इसने कहा है कि ए की
कि इनकम क्या होगी। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने इसमें गलत पढ़ लिया। एक सेकंड, ये ऐसे नहीं है, ये पढ़ने में थोड़ी सा मैंने ध्यान नहीं दिया। ए से बी, और इसमें 5:7 और 1:1। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो इनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर ये सेम है। देखो खर्चा बिल्कुल सेम है, 1:1। और बचत, इसकी बचत है 2,000 और इसकी बचत है 4,000। तो बचत का रेशियो लेंगे तो बचत का रेशियो आएगा 1 से 2। ठीक है, ये बचत का रेशियो है। और उसके बाद हमको अगर इसमें रेशियो ना भी लें तो काम बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, रेशियो लेने देते हैं। बचत जो है ये है 2,000 से 4,000। अब इनकी ये एक्सपेंडिचर सेम है। इसका मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे तो यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू आएगी। देखो 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 - 5 2। यहाँ 4 1 4,000 और यहाँ 2,000, और इनका डिफरेंस आएगा 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000। हमको निकालनी है 5 की, तो 5 की वैल्यू आएगी 5,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक आलेख दिया हुआ है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है। कॉलेज में कुल 5,000 है। देखो स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट हैं 5,000 टोटल। अब इसने कहा है कि कॉलेज में शिक्षण सामग्री खरीद के लिए प्रत्येक स्ट्रीम को 300 रुपये प्रति स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को 300 रुपये दिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार स्ट्रीम को कितना मिलेगा। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार स्ट्रीम, ये डॉटेड वाली लाइन, ये डॉटेड वाली लाइन है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार स्ट्रीम। इसको मिल रहा है 20%। ठीक है, 5,000 का 20% निकालेंगे तो 1,000 स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट को 300 दिया जा रहा है, 300 से गुणा कर देंगे। तो ये आंसर कहाँ रहा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:5। देखो यहाँ है, ये दे रखा है मिल्क, सॉरी पहले मिल्क लिख लेता हूँ एक सेकंड। मिल्क और वाटर। तो मिल्क है यहाँ पे 9 से 5, और जब इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात 9:7 हो गया। देखो मिलाया क्या है, पानी। पानी मिलाया है, दूध जो है ना, दूध ये है सेम। तो यहाँ पे भी सेम 9, यहाँ पे भी सेम 9, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। पानी मिलाया है, पानी 2 यूनिट है, और मिला कितना दिया, 6 लीटर। 1 लीटर की वैल्यू 3 हो गई। इसने पीछे पूछा मिश्रण में दूध की मात्रा, 9 × 3, 9 की वैल्यू निकालनी है, 27 आ जाएगी। बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। एक फार्मा कंपनी में एक वैज्ञानिक उस दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूइन को शुद्ध रूप का मिला रहे हैं। एसीटोन और टोल्यूइन को मिलाने के बाद प्राप्त विलयन का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर दे दिया। ठीक है, और एसीटोन का मूल्य दिया, देखो हम लिखते हैं एसीटोन, एसीटोन का दे दिया 14 रुपये। और यहाँ लिखते हैं टोल्यूइन और एसीटोन, और इसमें बोला है कि भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए टोल्यूइन का मूल्य एसीटोन से अधिक है। तो टोल्यूइन का मूल्य जो है ना, ये 14 से तो अधिक है। ठीक है, ये पक्का हो गया। और मिश्रण का फाइनल वॉल्यूम दे रखा है 16, और इन्होंने बोला है कि टोल्यूइन और एसीटोन का अनुपात है 4:1। टोल्यूइन यहाँ कितना है, 4। एसीटोन कितना है, 1। ये इनका दे रखा है रेशियो 4:1। ठीक, अब देखो सोल्व कैसे करना है इसको। जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ हमने माना एक्स माना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमको पता नहीं कितना आएगा, लेकिन इसका मान 14 से तो ज़्यादा है। ठीक है, ये पक्का हो गया। तो मतलब जब इसमें एलिगेशन लगेगा तो ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो इसमें से ये माइनस होगा, ये पता हो गया। 16 में से 14 माइनस करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आएगा, ये जो 2 है ना, 2, ये 2 4 यूनिट की वैल्यू है। 4 यूनिट की वैल्यू 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 0.5। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मतलब यहाँ पे 0.5 आएगा। तो इसमें से 16 मतलब 16 घटा रहे हैं हम यहाँ एक्स में से, तो 0.5 आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा, 16.5। बस यही आंसर है। हाँ, ये 16.5। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। 3/5 के बराबर परिमेय संख्या पूछिए। ऑप्शन देखो, 9/15, 3/5, इसको काटना है बस 3 से। ये इस मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन है जो 19% बच्चे जो इनको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई एक तो मेरे जैसे हो सकता है जिन्होंने पेपर देखा ही नहीं, डायरेक्ट सबमिट कर दिया, तो वो भी हो सकता है। लेकिन बाकी कौन है जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। देखो ये क्वेश्चन आता है कि 15,000
नहीं, 1,59,250 की धनराशि ए बी सी डी में डिवाइड की जाती है। देखो, ए बी सी डी इसमें डिवाइड की जाएगी। तो ए और बी के हिस्से को 1:3 मिलना है, बी और सी के हिस्से को 2:5 मिलना है, और सी और डी के हिस्से को 2:3 मिलना है। अब रेशियो में हमने पढ़ रखा है कि अगर खाली जगह है तो उनको भर दो। 3 से भर दिया, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। एग्जाम में ऐसे करना, टाइम नहीं लगता, आराम से 2 सेकंड में हो जाता है। अब क्या होता है कि इनको गुना करना होता है। जैसे ए की रेशियो निकालना है तो गुना कर दो, 2 दूनी 4। बी का निकालना है तो 3 दूनी 6 दूनी 12। सी का निकालना है तो 5 3 15 दूनी 30। और डी का निकालना है तो ये होगा 45। ये आ गया हमारा टोटल। अब इसने कहा है कि 15 92 50, ये वैल्यू है टोटल। 15 92 50, और हमको निकालना है एक का हिस्सा। एक का तो है 4। अब टोटल देखना, टोटल कितना है, देखो जोड़ना है फटाफट। 12 4 16, और 16 30, और 46। अब देखो यहाँ तक के, देखो जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, मन मन में कैसे, मन मन में करना है सब कुछ। 46 तक तो हो गया। अब 46 और 45 को जोड़ने के लिए कई बार बच्चे लिख देते हैं। तो ये देखो ना, ये 46 है, 45 से एक फालतू ही है, तो 45 × 2 मतलब 45 45 90, एक फालतू तो 91। ये कितना आ गया, 91। ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमको ये। तो ये डिवाइड करेंगे तो 91 से डिवाइड होगा एक बार। ठीक। उसके बाद बचते कितने हैं, देखो यहाँ पे 9 बचेगा। 91 9 100, और यहाँ 59, और 59 और 9 68 होते हैं। देखो एक जोड़ने का तरीका बताता हूँ। कभी भी किसी भी संख्या में यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है, अब उसमें आपको कुछ भी जोड़ना है। ठीक है। मान के चलो यहाँ आपको 8 जोड़ना था, 59 और 8 जोड़ना है। तो क्या करो, 8 से जस्ट अगला नंबर आएगा ना 7, और वो 67 ऐसे जुड़ेगा इसमें। 59 में 9 जोड़ना है, तो अगला 9 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, 8 होता है, तो ये 68 हो जाएगा। मान के चलो 109 है, 109 में आपको 5 जोड़ना है, तो 5 जस्ट छोटा नंबर 4, तो 114। 9 में जोड़ने की ट्रिक होती है जो ओरली काम करती है अच्छी। तो अरे मैंने पूरा मिटा दिया। 91 में से डिवाइड करेंगे एक, 9 बचा 68, और फिर आता है 682। ठीक है। अब देखो 91 गुणा 682 पे जाना है। 7 नाम 63 होता है, पता ना, यहाँ ये 7 नाम 63, तो 7 क्या से गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 7 नाम 63, 637। तो पता लग गया हाँ यही जाएगा, तो 7 बार जाएगा। यहाँ पे ये लिखना है 7 बार अलग से। अब जब 637 इसमें से माइनस करेंगे तो 37 5 42, और 40, तो ये बचा 45, और ये 5 5, तो 91 गुणा 5 455। 1750 गुणा 4। अब ये करना है 1750 गुणा 4, सीधा सीधा कितना आएगा, 7,000। ये सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है इसमें। अब क्वेश्चन क्या है, ए 15 दिनों में काम कर सकता है, और ए प्लस बी जो है ये काम कर सकते हैं 7.5 दिनों में। बी अकेला, अरे यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसका जस्ट आधा दे रखा है ये, तो बी भी सेम 15 दिनों में काम करेगा। इसमें कुछ नहीं लेना कि आप एलसीएम ले रहे हो, टोटल वर्क निकाल रहे हो, नहीं। आप एक सोचो, ए कर रहा है 2 दिन में काम, ठीक है, और ए प्लस बी 1 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब बी भी सेम ए के टाइम जितना टाइम ले रहे हैं भाई। ए कर रहा है 1 दिन में, 2 दिन में, और बी कर रहा है 2 दिन में काम। दोनों मिला के कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे भाई। आधा तो हो रहा है ना, जस्ट सेम 15 का 7.5। तो कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखो, इसमें कुछ नहीं, पेन भी नहीं चलाना इस क्वेश्चन में। तो ए कितने में, बी अकेला उस दिन में बी भी कर देगा 15 दिनों में काम, बस। देखो 13, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 8:7 के अनुपात में है। 8:7, ये दे रखा है आपको दूध, और ये दे रखा है पानी। ठीक है। और यहाँ अगले मिश्रण में आपको क्या दे रखा है, दूसरे में पानी ये दे दिया 7:9। और इसने कहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का जो रेशियो है ना वो 9:8 हो जाए। सॉरी, इसमें पानी और दूध बोला है और अपन लिख रहे हैं दूध और पानी, तो दूध और पानी का रेशियो हो जाए 8:9। अब ये पूछा है, अब ऐसा कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि भाई 2 बर्तन है, इसमें इतना इसमें इतना, तीसरे में मिला दिया, तीसरे में इतना रेशियो हो गया, तो किस अनुपात में मिला जाए। तो इनमें देखो एक अनुपात पकड़ लो कोई भी, दूध दूध दूध, उसको टोटल में देखो कितना है, और फिर उसका उसमें एलिगेशन लगाना होता है। देखो कैसे, दूध यहाँ पे लेंगे 8, टोटल कितने में से, 15 में से 8/15। यहाँ ये 7, टोटल में कितने, 9 7 16 में से, यहाँ ये है 8, टोटल 9 और 8 17 में से। अब इसमें एलिगेशन लगाना है अभी, लेकिन ये भिन्न में है, नीचे अपन फ्रैक्शन में है, तो इसके लिए 15 × 16 × 17 से सबको गुणा कर दो, तो वो कट कुटा जाएंगे और इजी होएगा। अब
गुणा करने में आप कहेंगे सर इतना बड़ा हो रहा है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो कैलकुलेशन काम आएगी। देखो अब आप सबको 15, एक सेकंड में ना चेंज कर दूँ। देखो इसको गुणा करेंगे 15 गुणा 16 गुणा 17, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो ये बचेगा 8 गुणा 16 गुणा 17। यहाँ 16 खत्म हो जाएगा, तो ये 15 गुणा 17 हो जाएगा। और ये बचेगा 8 गुना कितना आपका 15 गुणा 16। ठीक है। अब हमको सिर्फ अब कैलकुलेशन करनी है। अब देखो कैसे करनी है। 16 गुना 17, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। और फिर एक और फालतू है वो, नहीं समझ रहे क्या? मैं इसको एक देखो लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ अपन गुणा कर रहे हैं 16 गुना 17। ठीक है। मतलब जो 16 है ना, 16 को हम 17 बार गुणा कर रहे हैं। 16 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 17 बार। और लेकिन अगर 16 को 16 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 256 आता है। और फिर उसमें एक बार और गुणा कर देंगे, मतलब एक और 16 प्लस हो रहा है, तो उसमें 16 प्लस करेंगे तो 272। इसका मतलब ये होता है 16 गुणा 17 का मतलब ये है कि आप जो है ना, 16 जैसे 16 है इसको ऐसे 16 16 16 16 करके 17 बार जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा? तो 272 आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है। जैसे 2 गुना 4 कर रहे हैं आप, तो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को आपने 4 बार जोड़ दिया। देखो 2 2 2 2, 4 बार जोड़ दिया तो कितना आ गया? 8 आ गया। यही ये मतलब है कि 16 गुना 17 का मतलब है कि 16 को आपने 17 बार जोड़ दिया। अब जब 16 को 16 बार जोड़ते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है। और एक बार और जोड़ना है क्योंकि टोटल यहाँ 17 है, हमने 16 बार जोड़ दिया, तो उसमें 16 272 हो गए। तो देखो ये हुआ 8 गुना 272। सेम यहाँ पे ये काम करना है। 15 गुना 15 होता है 225। 2 बार और बच गया, तो 15 दूनी 30। और 225 और 30 कितना हो गया? 255। 250। तो मैंने क्या बोल दिया? 200 225 + 30 255 हो गया ना, 50 क्यों लिख दिया? 255। 225 और 30 255। ये वो कैलकुलेशन जो आपकी बहुत स्पीड से आराम से दिमाग में हो जाती है। ठीक है। मेरा वो लास्ट में एकदम कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है, किसी के भी हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अब देखो अगला क्या है? 15 गुना 16। अब आप फिर से इसको मान लो ऐसे लिख के गुणा करने लगे, तो वो तो अभी बहुत आफत का काम हो जाएगा। डायरेक्ट करो। 15 गुना 15 225 होता है, एक 15 और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 240। ठीक। अब यहाँ लिख लो, ये 7 गुना 255 है, ये 8 गुना 240 है। अब इसको गुणा करना बहुत आसान होगा कंपेरेटिवली। पहले मतलब जो स्पीड से करोगे ना एग्जाम में तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो 8 गुना 272 करेंगे। ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुणा कर लो। 8 दूनी 16, हासिल एक 856 और एक 57 7 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 2176। ठीक है। पूरा अभी पूरा सोल्व नहीं करना, इसको गुणा नहीं करना अभी। अब ये है अप्रोच। ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रोच। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये होती है अप्रोच क्वेश्चन करने की। इसको गुणा मत करो, सिर्फ गुणा करो इसको 8 गुना 240 को। तो इसको गुणा करोगे तो 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 1920। ये छोटा आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा आएगा, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। और इस सॉरी, ये वाला इस 1920 से छोटा आएगा, तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो। 6, 7 में से 2 गए 5, 21 में से 19 गए 256। अब चेक करो डायरेक्ट ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन में 256 है। काम हो गया। इसको हमको गुणा करना ही नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, बहुत आराम से काम हो गया। ठीक है। तो ये जो है ना, ये तरीके हैं करने के कि हमको कैसे करना है। समझ गए? ये नहीं समझे अब भी? कुछ रह गया हो तो बताओ, समझा देते हैं। और इसको देखो एक और इसमें तरीका है मल्टीप्लाई करने का। यहाँ 272 है, यहाँ 240 है, 8 है, 8 कॉमन ले लो। 272 माइनस 240, तो ये कितना बचेगा? 32। और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 256। पीछे का रेशियो आ गया 256, बात खत्म। दूसरा रेशियो निकालना ही नहीं है। ये होते हैं तरीके अप्रोच क्वेश्चन सोल्व करने में, जहाँ आपके कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि मिश्र धातुओं में ये बोलता है कि ए जो है एक्स और वाई इसमें है 5:2। मिश्र धातु बी में इनका अनुपात है 3:4। अब इसने कहा है कि मिश्र धातु ए और बी को, ये ए है और ये है बी, इन दोनों को 4:5 में मिलाया जाता है, तो 4:5 से गुणा कर देंगे। और गुणा करके सी
सीधा तो बना ली। देखो गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यहाँ करेंगे 5 3 15, 5 चौक 20। अब इनको जोड़ दो, 20 और 15 35, और 20 और 8 28। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 3 15। ठीक है, इसको 7 से काट देंगे, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, 5 से 4। अब इसने कहा है कि x का प्रतिशत ज्ञात करो। ये x था, ये y था। तो x कितना है? 5 है। टोटल कितने में से? 9 में से। 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद होती है, 55 सही 2/9। और अगर याद नहीं है तो इसको यहाँ 500 लगा के और पूरा डिवाइड करके देख लो। सॉरी, ये मैंने 55 सही 5/9 दो क्यों लिख दिया? तो ये 55 सही 5/9, तो पूरा आप डिवाइड भी कर सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,800 रुपये है। देखो यहाँ भी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन काम आएगी, मेरे को लग रहा है, क्योंकि वैल्यू ऐसी है। 15,800 रुपये है। दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित करता है। 20% की वो छूट देता है और फिर भी 18% की वो जो है प्रॉफिट ले लेता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि सीपी से एमआरपी का जो रेशियो होता है ना, इस सीपी से एमआरपी का रेशियो होता है 100 प्लस -D, 100 प्लस P। इस तरीके से वो करते हैं ना कि यहाँ 100 में से 80 हो जाएगा, इधर 118 हो जाएगा, फिर काट पीट के कर लेंगे। ये ट्रिक है ना, बेसिक से निकल के आती है। तो आपको है ना बेसिक होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, इसने कहा कि 15,800 रुपये उसका है एमआरपी। अब इस पे उसने 20% की छूट दे दी, तो 15,800 को 80% में बेचेगा। तो हमने डायरेक्ट ये लिख लिया कि भाई हम डायरेक्ट लिख लेंगे 80% में बेचेगा। अब उसने कहा है कि इस पे 18% का लाभ लेता है, तो ये जो टोटल वैल्यू आई है ना, ये टोटल वैल्यू, इस पे 18% का प्रॉफिट ले रहा है वो। ये वैल्यू कितने को जाएगी? 118 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू 118 की है। तो 118 से नीचे डिवाइड करेंगे तो वो ले दे के यहीं आ जाएगा, तो मैं नीचे नहीं लिख रहा उसको। तो ये वैल्यू है 118 की, और हमको निकालनी है पूरी 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इस 100 से वो 100 कट ही जाएगा, यहाँ 100 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो वो कट ही गया। अब है बात आपकी कैलकुलेशन की कि सर कैलकुलेशन कैसे करें। तो अब देखो, एक बढ़िया बताता हूँ लिखना कैसे। देखो, यहाँ पे है ये 15,800, ये एक में सोचो एक कहाँ गया? 15,800। तो इस इनको जीरो को यहाँ से हटा लो। ठीक है, जीरो 158 गुणा 8,000 बटा 118। ठीक है, तो अब जब काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, 4 गुणा 1000 रहने दो इसको, और ये हो गया 59 बार। ठीक है, 118 59 बार। ऑप्शन देखो निकटतम पूछा है, तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जब आप 4 से 59 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होएगा? जब 4 से 59 को डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे करना है। 59 को आप 60 - 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये कितना होगा? 15। भाई 15 × 4 = 60, और 1/4 कितना होता है? 0.25। तो ये आ जाएगा 14.75। अब देखो, 158 डिवाइड बाई 14.75, और यहाँ पे ये 3 जीरो बची रही है, 1,000। इस 4 से तो हमने इस कॉन्सेप्ट को काट दिया, 14.75 आया है, जिसको बहुत आराम से कैलकुलेशन कर ली, ये आप दिमाग में कर सकते थे बहुत आराम से। अब 14.75 से हमको 158 काटना है, ये कैसे कटेगा? देखो, इसको 10 से गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 100, लगभग क्या 147.5 आ रहा है, और यहाँ पे है 158। तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ऑप्शन देखिए, 10 से थोड़ा ज़्यादा, 10,712, एक ही ऑप्शन है। हो गया। देखो, जो ये एग्ज़ाम होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में भी आपके अप्रोच चेक करते हैं कि आपको अप्रोच आती है या नहीं आती। या आपको आइंस्टीन नहीं बढ़ाएंगे कि आप पूरा एक एक पॉइंट, तो ये ऑप्शन नियर बाई के सेट इस तरीके से करके देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ गया। और देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 15 और 20 की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो ऑप्शन इसके ऐसे दे रखे हैं पॉइंटों में। देखो 388 नहीं आ सकता, आपने पढ़ रखा है ना छूट किस तरीके से निकालते हैं। 388 नहीं आ सकता। 0.3 3 8 8, मतलब भाई हम इतनी बड़ी छूट दे रहे हैं, मात्र इतनी सी बचेगी। अब 3.88 और 38.80 में कन्फ्यूजन हो सकता है, होना नहीं चाहिए था, फिर भी हो सकता है, तो हल्का सा इसको चेक कर लेंगे। क्या कि 10 और 15 की छूट क्या होती है कि भाई ये हो जाएगा 25, और जब गुणा करेंगे तो 1.5 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 23.5। समझ में तो आ रहा है ना? ये पढ़ रखी नहीं तो मैथ कि सक्सेस से निकालते हैं +10, मतलब डिस्काउंट है ना, ये -10,
और -15, फिर -10 प्लस -15 डिवाइड बाई 100 करके, ये तरीका पता तो है ना सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो 23.5 आ गई, और 23.5 में फिर 20% की और छूट, तो इसको जोड़ेंगे 43.5, फिर गुणा होकर कुछ कम बत्ती आएगा, तो मतलब आएगा तो 38.80, ऐसे 3.88 तो नहीं आ सकता। ये सोचना नहीं था इस क्वेश्चन में कुछ भी। नेक्स्ट चलते हैं। 6 वर्ष से पहले राधा और राम की आयु का अनुपात 5:8 है। एक्स मत मानना ऐसे क्वेश्चन में कभी भी। रेस दे रखा है 5:8। राम और राधा की आयु का अंतर दे रखा है 6 वर्ष। इनका अंतर दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। एज कितनी हो गई 10 से 16, ये हो गई एज। और उसने पूछा है कितने वर्षों के बाद आयु का अनुपात 13:16, अनुपात 13:16, डिफरेंस तो वही रहेगा, सेम रहेगा 6 वर्ष। 3 यूनिट की वैल्यू 6, 1 की 2, तो 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32, ये आ गई एज आ गई। अब इसने पूछा है कितने साल बाद, तो टोटल टाइम लगेगा 16 साल बाद। लेकिन हमको ध्यान रखना है, ये हमेशा प्रेजेंट से निकाला जाता है। इसने पूछा ना कितने वर्षों के बाद, तो हमेशा प्रेजेंट से वर्ष काउंट करनी होती है कि प्रेजेंट से कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात ही हो जाएगा। टोटल टाइम तो 16 ईयर लग रहा है, लेकिन ये जो एज है ये 6 साल पहले की है, तो 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 साल आ गई। ये आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 10 और x का तृतीयानुपाती 90 है। ए बी सी 3 है, इसका फॉर्मूला होता है b² बराबर AC। ठीक है। अब इसने कहा है कि तृतीयानुपाती 90 है, तो मतलब इसने बोला है कि x² बराबर 10 × 90 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये तो सोल्व कर सकता है, इतना तो बहुत आसान है। और इसने कहा है 12 और y का तृतीयानुपाती 27 है, तो y² बराबर है 12 × 27। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो रूट लेना है। रूट में देखो 12 को लिख सकते हैं हम 3 × 4, 4 बाहर आ जाएगा, रूट से 2 बचेगा। 3 × 27 होता है 81, और 81 का रूट होता है 9, तो 9 दूनी 18, ये आ गया y की वैल्यू 18। इसने x + y पूछा है, तो ये आ गया 48। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट चलते हैं। 90 वस्तुओं को 5400 का कुल मूल्य 5400 है। देखो टोटल 90 आर्टिकल है, इनकी वैल्यू है 5400 रुपये। इसने कहा है कि 70 वस्तुओं को 5040 में बेचा गया। 70 जो वस्तुएं थी उनको 5040 में बेचा गया, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इनके। देखो कुछ बेसिक होते हैं, एक वस्तु का मूल्य, 1 रुपए में कितनी वस्तु, और एक और होता है उसमें होता है कि आपको मतलब उसमें वैल्यू गायब कर देते हैं, तो उसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी होती है, तो उसमें ना टोटल टोटल वैल्यू अपॉन क्वांटिटी करके और ऐसे निकालना होता है, उसको यहाँ लेने देते हैं। वो क्वेश्चन बेस पे कंसेप्ट क्लियर होगा जब भी क्वेश्चन आएंगे। ये दो चीज़ हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। देखो इसने 90 वस्तु हैं और यहाँ 5400 रुपये हैं। एक वस्तु का आप रेट निकाल लो, ठीक है, तो कितना जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 60 रुपये। टोटल 70 है, 70 वस्तुओं कितने में बेच देगा, एक को 60 में बेचा है, 70 को कितने में बेच देगा, 4200 में बेच दिया। बेचना 4200 में चाहिए था, और उसने बेचा कितने में, 5040 में। उसने 840 का फायदा निकाला है, किससे पे, 4200 पे। टोटल उसका सीपी तो 4200 आया था ना, तो ये 42 दूनी 84, 20% का लाभ। ठीक है। एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार मैदान है, ये गोलाकार मैदान है, और राहुल का मैदान का चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, और अनिल को इसके लिए 18 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो ये 15 मिनट में चक्कर लगा देगा, यहाँ आ जाएगा, फिर वो 18 मिनट में लगाएगा, वो 15 में, वो 18 में, चलते रहेंगे। तो इनका डायरेक्ट तरीका है LCM 15 और 18। अब ये बेसिक में आपने पढ़ रखा, मैं यहाँ बेसिक मैथ नहीं पढ़ा रहा, मैं मॉक सोल्व करा रहा हूँ। तो LCM जब 15 18 का लेंगे तो कितना होता है, 90। आंसर 90। दो संख्याएं दोनों पात 3 में है, उनका HCF और LCM 21 और 126 दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। देखो जब भी कभी इसमें LCM की जरूरत भी नहीं देने की, HCF दे रखा है 21, ठीक है, नंबर निकालना है, तो नंबर क्या होगा, 21 × 2 और 21 × 3, ये 42, ये 63, और
दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, डायरेक्ट तरीका है, रेशियो दे रखा है 2:3, एक की वैल्यू निकालनी है, ये 21 आ जाएगा। नंबर कैसे आया ये हमको पता है, पता होना चाहिए, एच ए या फिर एच बी या फिर एच सी। ये सी क्या है, ये सी ए बी सी, ये को प्राइम नंबर है, 2 3 ये रेशियो वाले, एच एच सी एफ है। तो अंतर कितना आया, 21, ये हो गया बहुत आराम से डायरेक्ट। पिज्जा की बात आ गई, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में, पिज्जा पर पसंदीदा टॉपिंग के लिए मतों की संख्या दर्शाता है। इसने पूछा पेपरोनी का मतों का प्रतिशत कितना। देखो पेपरोनी 325 है, अब हमको उसमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने में टोटल जोड़ना पड़ेगा। अब ये देख के नहीं दिख रहा, 100 325 200 125 250, देख के नहीं दिख रहा, 1000 हो रहा है ये टोटल, और 1000 हो रहा है। तो जब आप यहाँ 1000 से जिसको भाग देंगे और ये 100 करेंगे, तो ये एक जीरो से डिवाइड होगा तो 32.5 आएगा। ये सब बताओ, लिखने की करने की जरूरत है, डायरेक्ट हो जाना चाहिए 32.5। इसको जोड़ेंगे भी तो देखो बहुत आराम से जुड़ रहा है, 200 100 300 और 300, और ये 250 जो है 550 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे 450 आ रहा है पूरा। ये क्वेश्चन दम नहीं है, छोड़ो। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 गुना, अच्छे क्वेश्चन है। देखो 47% आंसर है, तो इसमें आपको हो सकता है आपको चेक करना पड़े, सही बता देता हूँ आपको प्रॉपर। आपने मूलधन है, ये मूलधन है प्रिंसिपल, ये आपका है 25। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, मूलधन प्रिंसिपल होता है, अमाउंट मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल आपका 25 हो गया, और यहाँ पे आपको ऐसा ही कितना मिला, 2। भाई 25 का 2/25 है तो इंटरेस्ट 2 मिला। और इसने कहा है कि रेट और ईयर में टाइम में दे रखा है, रेट मान लिया हमने, आर मान ली, R%। तो इसने क्या कह रखा है कि जो प्रति वर्ष दर जो है ना, वर्षों की संख्या रेट के 2 गुना के बराबर है, तो वर्ष कितने हो जाएंगे, 2R, इसने लिखा हुआ है। अब इसने आर पूछा, हमको रेट बताओ कितना है, फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही बराबर PRT/100। ऐसा ये 2 है, प्रिंसिपल 25 है, आर कितना है, आर है, और टी कितना है, 2R है, और यहाँ ये 100 है। 25 से 100 4 बार, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आर गुना आर, R² बराबर 4, आर की वैल्यू 2%। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ABCDE की 4 वर्षों में आय बता रखी है, भाई इनकी आय बता दी। इसने कहा है 2015 में 500 व्यक्तियों की औसत आय निकालनी है हमको, तो ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन का सवाल है। 2015 में, ये 2015 है, 500 इनको जोड़ना है, देखो जोड़ना है फटाफट। 12 और 10 32 और 5 37, 37 और 20 57 और 5 62 और 10 72,000 हो गए। अब 72,000 को आपको 5 से डिवाइड करना है। अब इस, मैंने गलत जोड़ दिया, 72 तो ये नहीं रहा, 62 आएगा क्या शायद, 62 आएगा। एक 12 और 10 32, 5 37 और 20 57 27, 12 10 22 और 5 है, ये 5 है, मैं इसको 15 देख रहा जब से। 12 10 22 और 5 27 20 47 5 52 10 62, तो 62,000 आएगा। 62,000 में डिवाइड करेंगे तो देखो सीधा सीधा 60,000 तो होता है 12,000, और 2,000 होगा तो 400, तो ये आ जाएगा 12,400। ये कैलकुलेशन होती है। ए लगाता है 75,000 रुपये, और बी लगाता है 80,000 रुपये, तो 75 से 80, और सोल्व करेंगे तो 15 और ये 16। ठीक है, 5 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है कौन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 75,000 रुपये से और बी 80,000 रुपये के अनुसार 5 महीने बाद, तो ए जो है पूरे काम करता है 12 महीने, और बी 5 महीने बाद होता है, तो ये 7 महीने के लिए काम करता है। फिर रेशो सोल्व कर लो, 4 तिया 12 4 चौक 16, 15 तिया 45 और 4 चौक 28। अब इसने पूछा है कि 1 वर्ष के बाद इतने रुपए का लाभ है, ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए और बी का हिस्सा, ये देखो 7 है यहाँ पे, तो 7 का मल्टीपल चेक करना है, 45 में 9 आता है, 9 का मल्टीपल चेक करो। सबसे पहले 9 का मल्टीपल चेक करो। ऑप्शन ए 5 2 7 और 2 9, ठीक है मिल गए। ऑप्शन बी 5 और 2 7 नहीं। ऑप्शन सी 4 और 2 8 16 नहीं। ये 4 और 5 4 9 2 नहीं, तो ऑप्शन नहीं। सोल्व नहीं करना, आगे कुछ भी भाग देना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करना है, मल्टीपल चेक करना है। हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने पीछे किया। चोर पुलिसकर्मी 4 मीटर सेकंड और 9 मीटर एक दिशा में भाग रहे हैं। ये 4 से भाग रहा है, ये 9 से भाग रहा है।
बेसिक आपको पता है कि इनके जो डिस्टेंस है वो माइनस होती है, मतलब स्पीड जो माइनस हो जाएगी तो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट टीचिंग यू बेसिक। मॉक सोल्व करना सिखा रहा हूँ, एग्जाम अप्रोच करना सिखा रहा हूँ, ये उन चीज़ों के लिए जिनके, उन बच्चों के लिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी कम है, दिक्कत आती है, अप्रोच नहीं पता कैसे करना होता है, उनके लिए। 5 मीटर पर सेकंड टाइम निकालेंगे तो टाइम 68/5 करेंगे। इसको सोल्व करना है। 14×5 = 70 होता है, 14 से थोड़ा सा कम आएगा, 13.6 सेकंड। ये तरीका होता है एग्जाम में सोल्व करने का। पर ये तो आप डायरेक्ट इसको तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ये कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर लें कि भाई 13×5 = 65। पता है 68/5 में मैंने देखा है कि बच्चे पता है कैसे भाग देंगे कि 5 एकम 5 है, धत तेरे कि तुम 6 में 5 का भाग दे रहे हो। अरे 5 का इतना तो पहाड़ा पहाड़ा याद होना चाहिए कि तुमको ये पता है कि 65 कितनी बार जाएगा, 13×65 जाएगा। मतलब यहाँ तुम 5 एकम 5 दोगे, फिर 18 आएगा, फिर 5 ये करोगे। अरे सीधा 13 बोल दो ना, 13×5 = 65 बचा 3। हासिल लगेगी 30, और 5×6 = 30, 13.6। ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगला देखो, 17 संख्याओं का औसत 55 है, 6 का दे रखा है, 8 का दे रखा है, फिर 16 15वीं के बारे में बोल रखा है, 15 17 संख्याओं का औसत क्या है। मैं ऐसे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं पहले ये डाटा नहीं देखता, पहले देखता हूँ मतलब क्वेश्चन का टाइप क्या है। ठीक है, हो गया। अब देखो 17 संख्याओं का औसत 55 है, गुणा नहीं करना, 17 × 55 करने लगोगे नहीं करना। 6 संख्याओं को औसत दे रखा है 49.5, डेविएशन वाला मेथड होता है ना, इससे इतना कितना कम है, मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो 49.5 कितना कम है 55 से, 5.5 कम है। ठीक है, ये डेटा निकल के आ गया। 8 संख्याओं का औसत 60.5 है, 8 संख्या 60.5, फिर 5.5 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो जब आप इनको गुणा करके जोड़ेंगे, तो अब यहाँ गुणा नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या 5.5 × 6 लिखते गुणा कर देंगे। गुणा नहीं करना, सब्र रखो, पेशेंस बहुत जरूरी है ज़िंदगी में। तो जब इसको आप 5.5 × 6 करोगे और यहाँ 5.5 × 8 है, तो 2 बचा ना पॉजिटिव का 2, तो 5.5 × 2 बच गया पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 11। तो मतलब अभी हमारे पास 11 जो है ये फालतू है। औसत ये 11 किससे फालतू है, एवरेज से फालतू है। एवरेज जो 55 दे रखा था ना 17 संख्याओं का, 17 संख्याओं का एवरेज 55 दे रखा है, और हमने शुरुआत की 14 संख्याएं निकाल ली। शुरुआत की 14 संख्याओं में एवरेज जो 55 तो है ही है, इसके अलावा हमारे पास 11 फालतू और आ गया। ये 11 वो फालतू है कि हमारे पास 11 फालतू है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसकी ये 11 कहाँ काम आएगा देखना। 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है, आप 16वीं को ले लो डायरेक्ट। 16वीं संख्या x है, 15वीं लिखने, 15वीं बोला इसने संख्या से 4 कम है, 16 से 4 कम है, इस x से 4 कम है, x+4 मान, और x से 4 कम है। मैं 15वीं संख्या, 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 4 कम है। ठीक है, देखो 15वीं x+4, इससे 4 कम हो जाएगा, 4 कम करते 4 माइनस हो जाएगा, 16 x बचेगा। और इसने बोला है 17वीं संख्या से 6 कम है, ये जो 16वीं संख्या है ना, ये 17वीं संख्या से 6 कम है। तो 6 कम करने के लिए 17वीं में फिर 6 जोड़ दो, तो ये हो गया। अब इन तीनों, अब देखो ये तीनों संख्या है, तीन संख्या आ गई 15 16 17। संख्याओं का औसत 55 है, तो मतलब एक संख्या की वैल्यू 55 दे रखी है। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों को जोड़ दो, 3x+10, और टोटल कितना आएगा इनका, एक वैल्यू 55 है, तो 55 × 3 165। ये तो हो गया 165। लेकिन हमारे पास यहाँ 11 फालतू था, इस 11 को इसमें से कम करना पड़ेगा। 5 में से एक 4, और ये 154, और ये 10 भी तो फालतू था। यहाँ मतलब फालतू नहीं, ये 3x+10 आया, इसको उधर जाके माइनस करेंगे, तो 3x बराबर कितना आएगा 144, और x की वैल्यू निकालेंगे तो x 3×4 = 12, और 2 x आ गया 42। अब इसने क्या पूछा, 15 और 17वीं संख्याओं का औसत पूछा है। अब देखना, इस 48 में और 6 रख के 54 मत लिखना, ये 54 लिखना नहीं है। 48 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो 48 तो दोनों में आएगा। अब ये 6 और 4 को जोड़ लो, 10 है, और 10 में औसत में 2 का भाग दे दो, 48+5 53 आगे। ऐसे करना है। श्रृंखला का 1900 पद क्या होगा, देखो 1900 पद निकालने के लिए फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, a + n - 1 × d। ठीक है,
ए कितना दे रखा है, ए होता है फर्स्ट टर्म 22, एन होता है कि हमको कौन सा पूछा है, 19 का पूछा है, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस 22 26 4 का है। ठीक है, सोल्व करेंगे, यहाँ आएगा 22, 19 माइनस 1 18, और 18 चौका आपको पहाड़े आने चाहिए। इसमें आपको, इसमें कोई कैलकुलेशन स्पीड, कोई ट्रिक, कोई अप्रोच नहीं है, पहाड़े डायरेक्ट होने चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं कि 18 गुणा 4 और एग्जाम कर रहे हैं तो आपका कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हालत ख़राब है तो कि भाई मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई उसमें तो फिर आप छोड़ दो, क्या ही नौकरी लोगे। ठीक है, तो 18 चौक 72 और ये 72, तो 7 दो 94, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इंजन की खराबी के कारण एक एक्सप्रेस ट्रेन सामान्य गति को 9/10वीं गति से चलती है, नॉर्मल स्पीड उसकी 10 थी और अब वो चल रही है 9 से, और 2:28 की बजाय 2:34 बजे पहुंचती है, तो यह किस समय चलना शुरू हुई थी। तो देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, दूरी जो है ये हो गई फिक्स। ठीक है, तो जो चाल का रेशो होगा और समय का रेशो उल्टा हो जाएगा, तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो टाइम हो गया 9 से 10, हो गया, हुआ या नहीं हुआ, 9 से 10 हो गया टाइम। अब इसने क्या कहा है कि 2:28 पे पहुंचनी चाहिए थी, 2:34 पे पहुंची, तो 6 मिनट लेट हो गई, और वो 6 मिनट एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मिनट। इसने कहा कि किस समय चलना शुरू हुई, पहले वाला टाइम निकालना है, 6 नाम 54, 54 मिनट हमको माइनस करनी पड़ेगी। अब 54 मिनट किस में से माइनस करेंगे आप, 2:28 में से या 2:34 में से, अब ये बताओ। अब ये है बात सोचने की एग्जाम में। अब देखो, इसने कहा है कि 2:28 उसको पहुंचना चाहिए था, वो 2:34 तो लेट पहुंची है, तो वो तो उसकी स्पीड खराब हो गई जब जाकर 2:34 पे पहुंची है। पहुंचने का टाइम 2:28 से था ना उसका, तो 2:28 में से 54 मिनट माइनस करनी है, ध्यान रखना है कि जो पहले वाला टाइम होता है ना पहुंचने का, उसमें से माइनस करनी है। जब आपको 2 बजकर, अब बच्चों से ये माइनस नहीं होता, मतलब करे तो करे क्या, जिंदगी में दिक्कत इतनी है, अब कह रहे मैथ में ये टाइम कहाँ से आ गए। 2:28 में से 54 मिनट माइनस करनी है, 1 घंटा माइनस करो, पूरा पूरा 1 घंटा, 60 मिनट माइनस कर दो, 1:28 आ जाएगा। अब यहाँ 54 था, हमने फालतू की थी ना, 6 मिनट फालतू करी थी, उस 6 को जोड़ दो, 1:28 में 6 जोड़ेंगे तो 1:34 हो गया ना। 20% बच्चों ने कर रखा है, ऐसे करना होता है, समझ गए। अगला देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने का फैसला करता है, 45% की वृद्धि करके वस्तु पर मूल्य लगाता है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं लिखना, हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, कुछ कुछ डायरेक्ट 100 200 मान के भी कर लिया करो। अब इसमें ना 100 मानोगे, मैं 200 मानूंगा, क्योंकि 45% है, मेरे को पता है 200 मानूंगा, 200 का 45% 90 होता है, 290 बहुत आराम से हो जाएगा। तो मैंने माना 200, 45% बढ़ा दिया उसने, 290 बढ़ा दिया, और अब 290 बढ़ाने के बाद कह रहा है कि 40% की छूट दूंगा मैं, तो मेरी मर्जी है, मैं छूट दूंगा, छूट देगा तो इसका 60% पे बेचेगा वो। अब 60% की निकालोगे तो नीचे की जीरो से जीरो कट जाएंगी। 29 गुणा 6 करना है, 29 गुणा 6 करने का सीधा तरीका है, मैंने आपको बताया ऊपर, गुणा का मतलब होता है कि आपने कि 6 को 29 बार जोड़ा है, तो आप 30 बार जोड़ दो, 30 6 का 180, 29 बार जोड़ा था ना, एक कम कर दो, 174, 200 का था 174, कितना कम बेचा उसने, 26, 200 पे लॉस कितने का हो गया, 13% का, 13% कम में बेचे। तो ये 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन आई होप हो गए होंगे, और कुछ समझ में आया होगा, कैलकुलेशन कुछ तो बेटर हुई होगी। यहाँ तक बहुत कम बच्चे पहुँचे होंगे इस वीडियो को अभी स्टार्टिंग में देखने, लेकिन धीरे धीरे आप पहुँच जाएंगे, जिसको जो डाउट होगा वो क्वेश्चन देखो, और इस तरीके से देखो, मेन बात वही है, कैलकुलेशन, एग्जाम अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट है ना, मतलब सब कर देते हैं, जिसने पढ़ लिया वो कर देगा, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई 30 सेकंड में कर रहा है, डिपेंड ये करता है। तो आपको जो है ना, मतलब ये चीज़ें सीखनी है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करनी है, तो मैंने जो जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे चीज़ें बताता जाऊँगा मॉक के हिसाब से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर जो अगला टेस्ट जो होगा इसमें 30 क्वेश्चन का, उसमें मिलते हैं एनटीपीसी टेस्ट 2 में, उसका सॉल्यूशन फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।